नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशायी करने का बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी हैं। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के लिए साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते उनकी करीबी 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति, अवैध धंधे बंद कराए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ हैं। पुलिस ने माफिया के खिलाफ इस बड़े अभियान में अब तक आगरा जोन में 48 करोड़, वाराणसी जोन में 47 करोड़ और बरेली जोन में 25 करोड़, इसी तरह आजमगढ़, गाजीपुर, नोएडा में करीब 10-10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कल ही लखनऊ में सबसे पॉश इलाके में से एक हजरतगंज में डालीबाग में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति जमींदोज कर दी गई। मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर के नाम पर संपत्ति थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम 20 जेसीबी और 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को पीएसी के साथ मौके पर लेकर पहुंची। 2 मंजिल बिल्डिंग गिरा दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महासंकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ रियायत दी जा सकती है। कोरोना महामारी के बीच एग्जाम कराए जाने को लेकर देश में जारी बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा से जुड़े मामलों पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है कि उनके राज्य में परीक्षा मुमकिन नहीं है तो वो यूजीसी से बात कर सकती है। राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षा बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य और यूटी स्वयं ही छात्रों को बिना परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोविड-19 महामारी को देखते हुए यूजीसी से परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए संपर्क करना होगा। खंडपीठ ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन को खत्म करने का निवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। किसी राज्य विशेष में परीक्षाओं को रद्द करने के लिए आपदा प्रबंधक प्राधिकरण यूजीसी के निर्देशों से ऊपर होंगे, लेकिन राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के पास छात्रों को बिना परीक्षा पिछले वर्षों के आधार पर पास करने का अधिकार नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार तीनों सेनाओं को लगातार सक्रिय और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगी हुई है। अब एक खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक नया एयर डिफेंस कमांड बनाया जा सकता है। यह घोषणा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 8 तारीख को की जा सकती है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस है। प्रयागराज एयर डिफेंस कमांड को इंडियन एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड के साथ जोड़ा जा सकता है। अभी तक सेंट्रल कमांड में आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। यह कमांड बनाने का मकसद है तीनों सैन्य बलों में एक सामंजस्य बिठाना, साथ ही देश के बड़े वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स के सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। वायुसेना अधिकारियों के निर्देश में कमांड की संरचना तैयार करने के लिए काम तेज कर दिया गया है। इसका नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जनवरी में घोषणा की थी कि नई एयर डिफेंस कमांड तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण के लिए लंबी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्थापित होने वाली पहली नई संयुक्त कमान होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र में नहीं बदल रही है, संविधान ऐसा करने की अनुमति भी नहीं देता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पार्टी की हिंदूवादी विचारधारा बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में अल्पसंख्यकों को एकजुट कर हिंदुओं को विभाजित करके सरकार बनाई है। अब राजनीतिक रूप से हिंदुओं को अपने मतभेदों को दूर कर एक समुदाय के रूप में एकजुट हो जाना चाहिए। स्वामी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का वोट शेयर उसकी हिंदू विचारधारा के कारण बढ़ा है। वह गुरुवार को विदेशी संवाददाता क्लब द्वारा आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे, जिसमें AIMIM
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। भाजपा सांसद ने कहा कि जब तक भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वह सत्ता में रहेगी। स्वामी ने कहा कि कई वर्षों से कांग्रेस हिंदुत्व को बांटने और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सफल रही है। ऐसे करने में वह बार बार सरकार बनाने में सफल रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य कारणों के वजह से अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिंजो आबे जल्द ही इसे औपचारिक रूप से ऐलान कर सकते हैं। शिंजो आबे एक हफ्ते के अंदर 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। शिंजो आबे के इस्तीफे की अटकलों के बीच जापान का शेयर बाजार धराशायी हो गया है। जापान के सत्ताधारी दल ने कहा है कि आबे की तबीयत ठीक है, लेकिन उन्हें लगातार हॉस्पिटल जाने की अफवाहें जो फैल रही हैं उस पर बाजार गर्म हो गया है। अब बताया जा रहा है कि आबे अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछली बार जब आबे हॉस्पिटल गए थे तब उन्हें 7 घंटे तक वहां रुकना पड़ा था। उनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक का है। सोमवार को आबे ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। वे जापान के सबसे ज्यादा समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के दिनों में कोरोना वायरस को ठीक से नहीं संभालने पर उनकी लोकप्रियता में भी करीब 30% की कमी आई है। उनकी पार्टी इन दिनों कई घोटालों से जूझ रही है। 65 वर्ष के आबे ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया था। चीन के खतरे को देखते हुए आबे जापानी सेना को भी मजबूत करने में जुटे हुए थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।